Hello everyone. So guys, we are starting off with something that is very new and something that I'm honestly a little worried and scared about कि कैसे करेंगे क्या करेंगे बट अब चालू किया है तो वेल खत्म करेंगे. So this is the 75 cat hard challenge or as I call it cat 75 hard challenge by crack every test. So इसमें हम क्या करेंगे? बेसिकली द पॉइंट इज दैट हम रोज ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हम कैट में 99 परसेंटाइल ला रहे हैं एंड रोज अलग अलग कैट के रियल क्वेश्चंस उठाएंगे एंड वी विल सॉल्व दैट. अगर कैट 2017 या कैट 2019 के क्वेश्चंस आ गए, वैसे लेवल के क्वेश्चंस आ गए, तो हाउ विल यू ब्रिंग अ 99 percentile? How does a topper solve? That is what I'm going to teach you to solve in all of these videos. और वो पूरा solutions, पूरा explanation मैं तुम्हें देने वाला हूँ how a topper will solve. Okay? So I request a lot of support from you guys. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, शायद एक दो किधर गलती हो जाएगी, but this is just as new for me as it is for you. So I will need a lot of coordination from your side and also a little bit of motivation from your side will be very helpful. चलो, so I'll explain for the people who don't know. uh, तुम लोग को देखना है, तुम लोग मेरे इंस्टा पे ये एग्जांपल देख सकते हो दैट मैंने जो पहले दिन सॉल्व किया है, जैसे आज के दिन ये मैंने सॉल्व किया, उसके एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो है वो पूरी वीडियो मैंने यहाँ पे पोस्ट की है, मैंने कल शूट किया था. सो यस्टरडे वाज माय फर्स्ट डे बट तुम्हारा आज होने वाला है फर्स्ट डे. एंड फॉर यू गाइज टू नो दैट क्या करना है कैसे करना है, फॉर यू गाइज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, आई हैव मेड अ टेलीग्राम पे ग्रुप दैट इज कैट 75 हार्ड बाय क्रैक एवरी टेस्ट. इसमें मैं रोज रोज मैं एक शीट बना के डालूंगा जिसमें डे वन इट विल हैव क्वेश्चंस एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस. कैट 22 में क्वांट्स में 99 परसेंटाइल लाने के लिए यू नीडेड टू हैव 11 राइट क्वेश्चंस, इंग्लिश में 13 राइट क्वेश्चंस और एलआरडीआई दोनों के एक एक सेट सॉल्व करने थे. और अगर तुम तीनों में 99 परसेंटाइल लाते तो तुम ओवरऑल 99.5 प्लस परसेंटाइल होते थे. So that means that if you follow this every day, if you are able to replicate this for 75 days, तो 76th डे को जब कैट है तब तुम्हारे लिए 99 परसेंटाइल लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी. दिस विल बी एन एवरीडे थिंग जो हम रोज करेंगे और हम रोज आदत डाल देंगे एक 99 परसेंटाइलर बनने की और ऐसे हम सब 99 परसेंटाइल बनेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. आज के दिन में मैं उठा रहा हूँ डे वन. आई एम लखनऊ ने ही सेट किया हुआ है कैट 2017 का पेपर और वो लेट्स पिक इट अप. ये मैंने ये कैट 17 क्यों उठाया, बिकॉज इस बार दैट इज कैट 23 आई एम लखनऊ ही सेट कर रही है. वो लोग प्रोबेबली 6 साल बाद सेट पेपर्स सेट कर रहे हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद इट. चलो, तो एज आई सेड थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ ग्लिच आ जाए, कभी मेरा टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, देन प्लीज डोंट माइंड इट. आई ट्राई टू कीप इट एज मच ऑन टाइम एज पॉसिबल. आई विल कीप पोस्टिंग ऑन माई इंस्टाग्राम दैट मैंने रोज क्या क्या किया. आई विल कीप पोस्टिंग वो दिन के सम्स ऑन माई टेलीग्राम के ग्रुप. ऊपर से रोज यू हैव टू डू 30 मिनट्स ऑफ स्पीड मैथ्स का सॉल्विंग. 30 मिनट्स ऑफ स्पीड मैथ्स की भी सॉल्विंग तुम्हें कुछ नहीं करना है. मैं तुम्हें रोज क्वेश्चंस भेज दूंगा, ऐसा तुम्हें एक शीट मिल जाएगा. ये डे वन का शीट था और ये शीट तुम्हें सॉल्व करना है अपने आप से. ओके, और रात को जब मतलब शाम को 6 बजे यू विल गेट द सॉल्यूशंस फॉर दिस एज वेल. ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद इट एंड विदाउट एनी डिले सम्स चालू कर देते हैं. वी विल स्टार्ट विद वीए. VRC, सबसे पहली बात प्लीज समझो, RC इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो VRC प्लीज इसमें 99 परसेंटाइल लाना. ट्रस्ट में तीनों सेक्शंस में ये सबसे इजी है 99 परसेंटाइल लाने के लिए. मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है. चलो, पैराजम्बल्स. ये वाला पैराजम्बल ध्यान से पढ़ो. आई होप एंड दीज वीडियोस विल बी मोर हेल्पफुल अगर तुमने एक्चुअली खुद से बैठ के जो मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं वो तुमने खुद, यही शीट मैं रोज भेजूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे. और टेलीग्राम ग्रुप पे अगर तुमने खुद ये पूरा सॉल्व किया हुआ है और बाद में तुम ये देखोगे, इट विल बी अ वेरी वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू. प्रॉपरली तुम समझ पाओगे दैट तुम्हारे में और एक 99 परसेंटाइलर में कितना फर्क है. क्या तुम 99 परसेंटाइल मटीरियल पर्सन हो या फिर तुम नहीं हो, और अगर नहीं हो तो कैसे एक 99 परसेंटाइलर बनना है, वो मैं ये पूरी 75 डेज में तुम्हें सिखाने वाला हूँ. चलो, लेट्स स्टार्ट. सो इन दिस बेसिकली पैराजम्बल का क्वेश्चन है. The process of handling down implies not a passive transfer but some contestation in defining what exactly is to be handed down. देखो, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस सबसे पहले तुम जब भी देखोगे तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ये एक इंट्रोडक्शन जैसा साउंड नहीं करता. इंट्रोडक्शन में क्या होता है, कोई एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. Wherever Western scholars have worked on in the Indian past, the selection is even more apparent. Even more apparent मतलब किसी और चीज से ज्यादा, बट किससे ज्यादा, इसका मतलब कोई चीज का पहले उन्होंने वर्णन, पहले कोई चीज का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने उसको पहले मेंशन किया हुआ है, तो ये स्टार्टिंग नहीं होगा.
ये वाला इंट्रोडक्शन लग नहीं रहा है, इंट्रोडक्शन लग नहीं रहा है। एंड जस्ट मैं थोड़ा पेन पतला कर देता हूँ। या ये वाला मीनिंग, every generation select what it's required from the past and makes it innovations, some more than others. In fact, third वाला और second वाला एक दूसरे से connected लग रहा है, because wherever Western scholars have worked on the Indian past, the selection is even more apparent, because यहाँ पे every generation selects what it requires. तो यहाँ सिलेक्शन की बात चालू है, सिलेक्ट करते हैं और बाद में सिलेक्शन के बारे में चीजें बताई गई है। तो 3 के बाद 2 आएगा, ये बात पक्की हो गई। It is now truism. It is now a truism to say traditions are not handed down unchanged but are invented. इसके बाद देखो, the process of handing down implies not a passive transfer but some contestation in defining what exactly is to be handed down. तो 4 के बाद 1 आएगा। तो देखो ये अब क्लू है, मुझे नहीं पता 3 2 और 4 1 का क्या रिलेशनशिप है, बट 4 के बाद 1 आएगा कहीं तो, मतलब 4 के बाद इमीडिएटली 1 आएगा। बाद में, just as life has death as its opposite, so is tradition by default the opposite of innovation. ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इट इज अ ग्रेट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। वो एक पैरेलल ड्रॉ करता है लाइफ डेथ का कंपैरिजन एंड ट्रेडिशन एंड इनोवेशन का कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे 5 से। बाद में यहाँ पे ट्रेडिशन के बारे में बात की है एंड इमीडिएटली 4th वाले में हम ट्रेडिशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। It is now a truism to say that traditions are not handed down but are invented. The process of handing down implies not a passive transfer but contestation in defining what exactly is to be handed down. तो मतलब अगर मैं तुम्हें हिंदी में ये वाला पूरा टॉपिक समझाऊं तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे लाइफ का ऑपोजिट डेथ होता है, वैसे ही ट्रेडिशन का ऑपोजिट होता है इनोवेशन। ट्रेडिशन का मतलब जो चीज हम पास ऑन करते हैं और इनोवेशन का मतलब जो हम नई चीज बनाते हैं। ट्रेडिशन वो पुरानी चीज है जो हम पास ऑन करते हैं। मेरे पापा ने बोला दैट हम हर साल में एक बार हमारे गांव जाके भगवान के पैर छूते हैं। वो ट्रेडिशन है, कोई रीजन नहीं है क्यों है, बस कर रहे हैं, ट्रेडिशन है। बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन द थर्ड एंड सेकंड वन इज दैट वो ट्रेडिशन है ना वैसा का वैसा नहीं होता है, क्योंकि हर जनरेशन में कुछ ट्रेडिशन होते हैं जो फॉलो होते हैं, कुछ ट्रेडिशन होते हैं जो फॉलो नहीं होते। वो लोग बोलते हैं ये वाला ट्रेडिशन अब पास्ट में छोड़ देते हैं और ये वाला ट्रेडिशन आगे लेके जाएंगे। तो वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है और ये वाला सिलेक्शन प्रोसेस ज्यादा अपेरेंट है इन इंडिया एज पर द सेकंड स्टेटमेंट। तो 54132 इज द आंसर फॉर दिस आरसी। ये करने लायक था, अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिनट में ये हो जाना चाहिए था। ओके बाद में ये वाले में क्या बोला है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ओके ऑड मैन सेंटेंस निकालना है इसमें से। Although we are born with the gift of language, research shows that we are surprisingly unskilled when it comes to communicating with others. हमें लैंग्वेज की गिफ्ट है बट हम लोगों को समझ नहीं पाते, हम उनको कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सेकेंड वाला कहता है वी मस्ट केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट आवर स्पीच इफ यू वांट टू अचीव आवर गोल्स एंड ब्रिंग आवर ड्रीम्स टू फ्रूशन। ये थोड़ा ऑफ लग रहा है, ये पहले और दूसरे में से कोई तो एक गलत है पक्का। बिकॉज पहला वाला बोल रहा है दैट मेरे पास लैंग्वेज है बट मैं लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, और दूसरा वाला बोल रहा है दैट मेरे पास स्पीच है बट मैं मेरे गोल्स नहीं अचीव कर पा रहा। पहला वाला कम्युनिकेशन, दूसरा वाला गोल अचीवमेंट पे है, तो दोनों में से कोई तो एक गलत है। थर्ड फोर्थ वाला पढ़ते हैं। वी ऑफन चूज आवर वर्ड्स विदाउट थॉट, oblivious of the emotional effect that can have on others. मैं कम्युनिकेट बराबर नहीं कर रहा, सामने वालों पे इफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन। फर्स्ट और 3 का कनेक्ट है, कुछ तो कनेक्ट है। वी टॉक मोर देन वी नीड टू, इग्नोरिंग द इफेक्ट वी आर हैविंग ऑन दोज लिसनिंग टू अस। थर्ड और फोर्थ एग्जैक्टली सेम चीज बोल रहे हैं, सेम चीज रिपीट कर रहे हैं बट अलग तरीके से बोल रहे हैं। We listen poorly without realizing it, and we often fail to pay attention to the subtle meanings conveyed by facial expressions, body gestures, and the tone and cadence of our voice. तो इसमें हम वर्बल नहीं बट ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं। 2 is the only one जो बहुत अलग चीज की बात कर रहा है, वो गोल अचीवमेंट के बारे में बात कर रहा है। एंड दैट इज वाई सेकेंड वन इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, कि ये रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज द ऑड वन आउट, दैट ये अलग ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी चारों कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सेकेंड वाला कुछ अलग ही बोल रहा है। दिस वॉज अ वेरी इजी वन, ये उठाना चाहिए था 17 के पेपर में डेफिनेटली। A passage given below has 4 alternate summaries. Choose the option that best captures the essence of the passage. पहले passage पढ़ते हैं। To me, a classic means precisely the opposite of what predecessors understood. A work is a classic by reason of its resistance to contemporaneity and supposed universality, by reason of its capacity to indicate human particularity and difference in that past epoch. The classic is not what tells me about shared humanity or more,
Truthfully put, what lets me recognize myself as already present in the past, what nourishes me in the illusion that everything has been like me and existed only to prepare the way for me. Instead, the classic is what gives access to radically different forms of human consciousness for any given generation of readers, and thereby expands for them the range of possibilities of what it means to be a human being. Okay. ये पैसेज में सिंपली बोल क्या रहे हैं. ऑल्सो माई रिकमेंडेशन, आई अंडरस्टैंड ये लैंग्वेज थोड़ा टफ है समझने के लिए, बट सच बोलूं ये लैंग्वेज इतना टफ नहीं है अगर तुम रेगुलरली ऐसी चीजें पढ़ रहे हो तो थोड़ी बुक सजेशन है जो मैं क्रैक स्टूडेंट्स को रेगुलरली बुक सजेशंस देता रहता हूँ, दैट ये वाली बुक पढ़ो इसमें लैंग्वेज टफ है, ये वाली बुक पढ़ो इसमें थोड़ा हट के वर्ड्स यूज किया है, ये वाली बुक पढ़ो इससे तुम्हारा रीडिंग स्पीड इंक्रीज होगा, ये वाली बुक पढ़ो इससे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन सुधरेगा. तो मैं कंटिन्यूसली उनको बुक सजेस्ट करता रहता हूँ. एक बुक सजेशन का मैंने शीट बनाया हुआ है जो क्रैक स्टूडेंट्स को रेगुलरली जाता रहता है. तो दैट इज समथिंग दैट आई डू. आई रेकमेंड इफ यू हैव जॉइंड सम क्लासेस देन प्लीज आस्क देम फॉर बुक सजेशंस, जेन्युइन बुक सजेशंस. प्लीज वो बुक्स को एक बार रिव्यू कर लेना था, कैसा बुक है, कौन सा बुक है, उसके बारे में रिव्यूज पढ़ लेना अमेजोन पे, और उसके बहुत सारे बुक रिव्यूअर्स भी होते हैं यूट्यूब पे, उनकी वीडियोस देख लेना. ये वाले पैराग्राफ में वो क्या बोल रहा है, एक क्लासिक. क्लासिक मतलब कोई भी चीज जो मैं बोलता हूँ इट्स अ क्लासिक, इट्स समथिंग दैट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर लाइफ टाइम. क्लासिक का मतलब वो चीज जो पुरानी नहीं होती, जो अब तक रेलेवेंस रखती है, जो अब तक वो सालों साल चलती रहेगी, वो कभी रेलेवेंस नहीं खोगी. तो दैट इज अ क्लासिक दैट बीट्स द टेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज क्लासिक. तो इधर क्या बोल रहा है, दैट क्लासिक वैसा नहीं है जो बताता है दैट सारे जनरेशन में सिमिलैरिटी है. क्लासिक वो है जो बोलता है दैट जनरेशन में डिफरेंसेस है, बट वो डिफरेंसेस की वजह से तुम और वो ह्यूमन पूरा अलग नहीं हो गया. जिसके बारे में क्लासिक में बात की हुई है वो टाइम से भी मैं रिलेट कर पाऊंगा. तो जैसे सम ओल्ड सॉन्ग्स विच वी कॉल एज क्लासिक आर चला जाता हूँ किसी की धुन में. So you always find some kind of similarity or some kind of a relatability factor in that classic song that मुझे आज भी वो सही लगता है, right? So that is what a classic means. That it although says that चीजें अलग है, तुम अलग हो, but तुम्हें फिर भी इससे relatability factor मिल जाएगा. Okay? Let's look at the options. If you guys want to understand that पैरासमरी कैसे फास्ट करना है, मैंने YouTube पे पैरासमरी के लिए एक वीडियो डाला हुआ है. YouTube और मेरे Instagram पे मैंने एक रील डाला हुआ है, that you can see. It will be very very helpful. Okay? A classic is able to focus on contemporary human condition and unified experience of human consciousness. नहीं, क्लासिक सिर्फ यूनिफाइड एक्सपीरियंस नहीं बताता, वो डिफरेंसेस भी बताता है. तो पहला वाला गलत हो गया. A classical work seeks to resist particularity and temporal differences even as it focuses on a common humanity. चलो इसके बारे में बात तो हो रही, एटलीस्ट इसमें डिफरेंसेस के बारे में बात की है, और कॉमन फोकस ऑन अ कॉमन ह्यूमैनिटी. बट टेम्पोरल डिफरेंसेस मतलब टेम्परेरी डिफरेंसेस जो तब सिर्फ अलग थे, तब थोड़े टाइम के लिए डिफरेंट है, बट नहीं. क्लासिक ये भी बोलता है दैट चीजें बहुत ज्यादा अलग है, बट फिर भी तुम उसमें रिलेटेबिलिटी फैक्टर ढूंढ पाओगे. तो टेम्परेरी डिफरेंसेस नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज एन एक्चुअल डिफरेंस और लॉन्ग लास्टिंग डिफरेंस. तो सेकंड वाला इसलिए थोड़ा मैं क्वेश्चन मार्क करके रखूंगा, मुझे पता नहीं दैट सही है या गलत है. ओके. A classic is a work exploring new, ongoing, universal, the contemporary and the notion of a unified human consciousness. Yes. A classic is a work exploring the new, नई चीजों के बारे में बात करते हैं, गोइंग बियॉन्ड द यूनिवर्सल, द कंटेम्पररी, जो नॉर्मल जेनेरिक चीजें हैं उनसे अलग जाता है. A notion of unified human consciousness. It says that unified human consciousness इतनी ज्यादा नहीं है. There are also differences. यूनिफाइड नहीं है, देयर डिफरेंसेस है, इट सेलिब्रेट्स द डिफरेंसेस. तो थर्ड वन सीम्स टिल नाउ, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं मिला है अब तक. जैसे सेकंड वाले में मुझे इसमें टेम्पररी डिफरेंस मिला था, इसमें मुझे ऐसा कुछ गलत तो नहीं मिला है. सो दिस इज मोर लाइकली. ओके. फोर्थ वाला देता है, अगर फोर्थ वाला ज्यादा अच्छा रहा है तो मैं फोर्थ वाला शायद सिलेक्ट करूं, अदरवाइज सेकंड और थर्ड में कॉम्पिटिशन में थर्ड जीतेगा. A classic is a work that provides access to a universal experience of the human race as opposed to radically different forms of human consciousness. नहीं, ये universal experience of human race थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ओवर हो गया ऐसा लग रहा है मुझे. It provides access to a universal experience of human race as opposed to radically different form of human consciousness. It is not opposed to different forms of human consciousness. It says that there are differences in humans. ये बोल रहा है दैट यूनिवर्सल ह्यूमन का वो लोग कॉमनैलिटी देखेंगे और डिफरेंसेस को जाने देंगे, अपोज करेंगे. तो फोर्थ वाला तो गलत है. तो इन दिस आई विल सिलेक्ट द थर्ड वन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
अ ट्रांसलेटर ऑफ, इसमें क्या करना है, 4 ऑल्टरनेट समरीज, ओके, इसमें भी समरीज करना है, यस। अ ट्रांसलेटर ऑफ लिटरेरी वर्क नीड्स अ सिक्योर होल्ड अपॉन 2 लैंग्वेजेस इन्वॉल्व्ड, supported by a good measure of familiarity with the 2 cultures. For an Indian translating works in an Indian language into English, finding satisfactory equivalence in a generalized Western culture of practices and symbols in the original would be less difficult than gaining fluent control of contemporary English. Bada sentence. When a Westerner works on text in Indian languages, the interpretation of cultural elements will be a major challenge, rather than control over the grammar and essential vocabulary of the language concerned. It is much easier to remedy lapses in language in a text translated into English than flaw of content. Since it is easier for an Indian to learn the English language than it is for a Britain is a word used for Britishers, Britain or American to comprehend Indian culture, translations of Indian text is better left to Indians. मतलब क्या बोल रहे हैं पूरे पैराग्राफ में, बोल रहे हैं दैट देखो, जब हम कोई भी चीज ट्रांसलेट तो कर देते हैं, अगर मैं एक फॉरेनर को बोलूं कि सुनो ये तुम्हारा एक इंग्लिश का बुक है, इसको तुम हिंदी में ट्रांसलेट करो या मराठी में ट्रांसलेट करो, गुजराती में ट्रांसलेट करो, तो वो शायद वो बंदे को शायद गुजराती लैंग्वेज प्रॉपरली आती हो, उसने गुजराती में बुक्स पढ़ी हुई हो, उसने गुजराती लैंग्वेज में ट्रेनिंग ली हुई हो, शायद उसका ग्रामर, उसका व्याकरण मेरे से भी अच्छा हुआ, आई बीइंग अ गुजराती मुझसे भी उसका अच्छा ग्रामर हो, बट जिस तरीके से एक गुजराती दिमाग चलता है, जिस तरह से एक महाराष्ट्रन दिमाग चलता है, एक इंडियन माइंडसेट चलता है, उस तरीके से वो बंदा समझा नहीं पाएगा. Like for example, the kind of examples that he gives will be from his experience as a Britisher, जिसको गुजराती आती है, बट मैं दे पाऊंगा एन एग्जाम्पल जो एक गुजराती आदमी समझेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से लाइक अ रैपिड ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, तो मैं उसमें एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे मुकेश अंबानी या फिर गौतम अदानी ने बहुत अच्छा सा ग्रोथ दिया है, बिकॉज आई नो आई एज अ गुजराती विल रिलेट टू देम. और ये सिर्फ मैं नहीं, हर एक गुजराती रिलेट करेगा. व्हेन आई से अ टेल ऑफ ब्रेवरी, although a tale of bravery, I as a Gujarati will talk about maybe Sardar Vallabhbhai Patel, but a Maharashtrian might talk about Chhatrapati Shivaji Maharaj, right? A person who is more inclined in Hindi, वो शायद स्वतंत्र वीर सावरकर की बात करेंगे, भगत सिंह की बात करेंगे, तो सबके लिए वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर, दैट वो उसकी इंटेंसिटी समझ पाए, वो अलग होगी. सो इसकी वजह से ये पैराग्राफ बोल रहा है दैट जो ट्रांसलेशन इंडियन में करना है वो इंडियंस के लिए ही रखो, वो फॉरेनर्स को मत दो. जो ट्रांसलेटर है वो कल्चर में इन्वॉल्व होना चाहिए. दैट इज व्हाट द पैसेज इज बेसिकली सेइंग. लेट्स गो ऑन टू द ऑप्शंस. While translating the Indian and Westerner reference say face the same challenges, गलत. सेम challenges नहीं, अलग challenges होती है, challenges ही अलग, तो गलत. As preserving cultural meaning is the essence of literary translation, Indians' knowledge of the local culture outweighs the initial disadvantage of lower fluency in English. ऐसा बोला ही नहीं है. इनफैक्ट उन्होंने बोला है दैट इंडियन लोग तो इंग्लिश पढ़ लेंगे प्रॉपरली, कोई भी लैंग्वेज समझ सकता है, बट उसकी इंट्रिकेसीज जो उसके कल्चर है वो कल्चर नहीं समझ पाएगा. तो ये गलत. Indian translators should translate Indian text into English as their work is less likely to pose cultural problems which are harder to address than the quality of language. दिस मेक सेंस. वो बोल रहे हैं कि देखो लैंग्वेज की क्वालिटी शायद थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, बट अगर इंडियंस ही इंडियन में ट्रांसलेट करेंगे तो उनको समझेगा दैट वो जो कल्चरल प्रॉब्लम्स होती है वो पोज नहीं करेंगे, वो कल्चर को प्रॉपरली समझते हैं. और लैंग्वेज का काम क्या है, लोगों को समझाना, लोगों को तुम्हारी बात एक्सप्लेन करना, तुम्हारा मीनिंग समझाना. सो दैट इज व्हाई इट इज बेटर दैट इंडियंस ट्रांसलेट इंडियन फॉर द इंडियंस so that they won't pose a cultural problem. So this is something that is doable, yes. Westerners might be good at gaining reasonable fluency in languages, but as understanding the culture reflected in literature is crucial, Indians remain better placed. थर्ड और फोर्थ दोनों में, बट मैं बोलूंगा दैट थर्ड वाले में उन्होंने मेंशन भी किया है दैट विच आर हार्डर टू एड्रेस देन द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज. मतलब लैंग्वेज में थोड़ा 19-20 होगा बट कल्चर समझ जाएंगे, जो फोर्थ वाले में उन्होंने मेंशन नहीं किया है. तो मुझे थर्ड वाला ज्यादा कंप्लीट आंसर लग रहा है, दैट इज व्हाई थर्ड इज द आंसर दैट आई विल मार्क. इट्स ऑप्शन सी. ओके, चल लेट्स मूव अहेड. ये एक आरसी है, मैं पूरा आरसी तुम्हें पढ़ के नहीं बता पाऊंगा. पॉज दिस वीडियो, ये वीडियो यहीं पे पॉज करो एंड प्लीज रीड द एंटायर आरसी. ओके, आई जस्ट टर्न ऑफ माय वीडियो सो दैट तुम पूरी वीडियो पूरा स्क्रीन देख पाओ. पॉज द वीडियो, टेक अबाउट 2.5 to 3 minutes एटलीस्ट दो, और ये पूरा आरसी प्रॉपरली पढ़ो.
ओके चल चलो, आई होप तुम्हारा पढ़ के हो गया। इट्स अ वेरी गुड आरसी का, समझने के लिए काफी सिंपल है। बात कर रहे थे कि जैसे आईफोन आया, आईफोन एक इतनी बड़ी चीज है दैट उसको कंपेयर कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस के साथ। प्रिंटिंग प्रेस ने काफी सारी चीजें की, वो ऐसा बोल रहे हैं दैट अमेरिकन और ब्रिटिश जो रेवोल्यूशन हुआ था, इंग्लिश रेवोल्यूशन, उन सब में प्रिंटिंग प्रेस का बहुत ज्यादा हाथ था, बिकॉज प्रिंटिंग प्रेस की वजह से वो आगे नॉलेज दे पाए, वो पेपर्स प्रिंट कर पाए, उन्होंने मेडिकल नॉलेज भी छापी तो काफी लोगों तक पहुंच पाई। जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई तब लोगों तक न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंच पा रही थी। एंड एंड में बोला है दैट ऑल्दो स्टीव जॉब्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है आईफोन के बारे में, बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स जो प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं कर पाई, तो उसमें एप्पल का आईफोन क्या ही कर लेगा। जैसे वो क्लोज सोसाइटी, अरब स्प्रिंग, इफ यू गाइस डोंट नो, अरब स्प्रिंग इज अ ह्यूज, काफी ज्यादा खून खराबा हुआ था मिडिल ईस्ट में। वो एक पूरा इवेंट हुआ था, काफी लंबा सा था। इट्स नॉट एज हैप्पी एज एन अरब स्प्रिंग, बट ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें बहुत ज्यादा लोगों का सप्रेशन के ऊपर आए थे वो। सप्रेशन, बहुत ज्यादा लोगों को दबाया हुआ था, बहुत ज्यादा लोग परेशान हुए थे उसमें। तो उसके बारे में बात करें, इसलिए कंपैरिजन नॉर्थ कोरिया और चाइना और ईरान के साथ बात हुई है उसके बारे में। ठीक है, चलो लेट्स जस्ट गो टू द क्वेश्चंस। The printing press has been likened to the internet for which of the following reasons? ये बता रहा है that printing press को इंटरनेट के साथ कंपेयर क्यों किया है? That it enabled rapid access to new information and sharing of new ideas. That is perfect. It represented new and revolutionary technology compared to the past. जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाला बराबर बैठ रहा है। It encouraged reading among people by giving them access to thousands of books, which is good, which is true. But it is not just that उन्होंने बुक्स देना चालू किया, वो मेन बुक्स देके उन्होंने किया क्या, इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली। दैट इज उन्होंने न्यूज, और सिर्फ बुक्स नहीं ना, न्यूज़पेपर्स और वो सब इंक्लूड हो गया, पैम्पलेट्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, तो सिर्फ बुक्स थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है। इट गिव पीपल एक्सेस टू पैम्पलेट्स एंड लिटरेचर इन सेवरल लैंग्वेजेस। अगर सी और डी को कंबाइन कर देते तो शायद वो अच्छा आंसर बनता था, बट यहाँ पे ऑप्शन ए सीम्स लाइक द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। According to the passage, the invention of printing press did all of the following except, मतलब बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस ने क्या नहीं किया? Promoted the spread of enlightened political views across countries, नहीं, वो तो प्रिंटिंग प्रेस ने किया है, तो पहला वाला नहीं। Gave people direct access to authentic medical information and religious texts, ये भी किया, जैसे बाइबल्स छपी, न्यूज जर्नल्स छपी, मेडिकल जर्नल्स छपी। Shorten the time taken to produce books and pamphlets, ये तो किया ही है। ये हमें इस पैसेज में दिया हुआ है दैट प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से पहले जो लोग बैठ के लिखते थे उसकी वजह से उसके बदले अब प्रिंट होना चालू हो गया। Enable people to perform various tasks simultaneously, ये भी चल रहा है बराबर। तो we'll have to figure out कौन सी चीज उन्होंने नहीं की है। यस, तो मेरे ख्याल से यही, जो वेरियस टास्क साइमल्टेनियसली, माय बैड, साइमल्टेनियसली बहुत सारे टास्क परफॉर्म करना, वो ऐसा किधर दिया हुआ नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, जो प्रिंटिंग प्रेस ने नहीं किया। ओके, स्टीव जॉब्स क्रिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू आईफोन। ये चीज मैंने पैसेज पढ़ी तभी मुझे याद रह गई थी, दैट ही सेड दैट अब तो बुक्स को हम कचरे में डाल देंगे, दैट अब फिजिकल बुक्स का कुछ फायदा नहीं होने वाला है, प्रिंटेड बुक्स का, प्रिंटिंग बुक्स का जमाना गया, ऐसा उन्होंने बताया था। सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। पीपल वुड स्विच फ्रॉम रीडिंग ऑन इंटरनेट टू रीडिंग ऑन देयर आईफोन्स, ठीक है, बट उन्होंने ऐसा रेडिकली ऐसा बोला था दैट अब तो प्रिंटिंग प्रेस का जमाना ही गया। पीपल वुड लूज इंटरेस्ट इन हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशनल क्लासिक्स, ऐसा किधर कहीं भी नहीं बोला है। रीडिंग प्रिंटेड बुक्स वुड बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, यस, ऑप्शन सी, ये सही आंसर। द प्रोडक्शन ऑफ ई बुक्स विच इवेंचुअली फॉल, ऐसा भी कहीं नहीं बोला, इनफैक्ट वो तो उल्टा बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं अब ई बुक्स का जमाना आ गया, अब पुरानी बुक्स चली जाएंगी। सो ये आ गया क्वेश्चन 1 2 3, एंड ये 6 क्वेश्चन वाला आरसी है। आई एम स्टिल वेटिंग टू सी इफ द आईफोन कैन डू व्हाट द प्रिंटिंग प्रेस डिड फॉर रिलीजन एंड डेमोक्रेसी। ये वो है जो हमें लास्ट वाले पैराग्राफ में बात किया हुआ है, दैट इज ये ये वाले पैराग्राफ में उसके बारे में बात की हुई है, दैट क्या आईफोन वैसा कर पाएगा जो बाकी प्रिंटिंग प्रेस और रिलीजन और ये सब के लिए, सॉरी, प्रिंट रिलीजन ने प्रिंटिंग प्रेस, रिलीजन के लिए प्रिंटिंग प्रेस ने किया है।
तो वो बात कर रहा है समथिंग लाइक अरब स्प्रिंग, जहाँ पे एक दबी हुई इकोनॉमी, एक दबा हुआ देश था। नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, जहाँ पे लोग काफी दब दब के रहते हैं, काफी क्लोज्ड सोसाइटी में रहते हैं। तो उसके बारे में बात चालू है। The author uses which of the following to indicate the uncertainty, the rise of religious groups in many parts of the world? उससे आईफोन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। The expansion of trolling and narcissism among users, ये अपने दिमाग से निकाला है। The continued suppression of free speech in closed societies, इसकी बात चल रही है। दैट इज, क्या आईफोन जो लोगों को दबाया हुआ है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उसमें कुछ बदलाव ला सकता है क्या? दैट इज व्हाट द ऑथर इज अनसर्टेन अबाउट। The author attributes the French and American revolutions to the invention of the printing press because because as far as मुझे याद है, क्योंकि उसकी वजह से काफी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने लगी, लोगों को जल्दी जल्दी न्यूज मिलने लगी उसकी वजह से। Maps enabled large number of Europeans to travel and settle in American continent, नहीं। Rapid spread of information exposed people to new ideas of freedom and democracy, ये ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है। It encouraged religious freedom among people by destroying the destroy कुछ किया ही नहीं, इतना एक्सट्रीम तो कुछ नहीं मेंशन्ड है। It made available revolutionary strategies and opinions to the people, ठीक है, बट आधा अधूरा लगता है। ऑप्शन डी गलत नहीं है, बट वो अधूरा है। So that is why option B is the right answer. The main conclusion of the passage is that new technology has some advantages, but they are outweighed by disadvantages. So far not proved as successful as the printing press in opening people's mind. Yes, ये सही लग रहा है। Been disappointing तो नहीं है, वो तारीफ तो कर रहे हैं। Been more wasteful than printing press, नहीं, printing press को wasteful बोला ही नहीं है, इनफैक्ट printing press को तो तारीफ के पुल ही बांधते रहे हैं। तो ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। By elimination we can say that option B is the right answer. तो ऐसा इमीडिएटली आउटराइट अगर सिर्फ मुझे ऑप्शन बी देते तो शायद मैं कन्विंस नहीं होता, बट बाकी सारे ऑप्शन इतने अच्छे नहीं है जितना बी है। दैट इज वाई बी इज द आंसर दैट आई विल सिलेक्ट। ये हो गया पहला आरसी और ये दूसरा आरसी है। अगेन मैं कैमरा बंद करता हूँ, तुम लोग एक बार प्रॉपरली पूरा आरसी पढ़ लो। टेक 3 or 4 मिनट्स, प्रॉपरली पूरा आरसी पढ़ो, एक समझ लो अच्छे से दैट आरसी में क्या बोलने की ट्राई कर रहे हैं। चलो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। आई होप तुमने प्रॉपरली ये पढ़ लिया है, तुमने पॉज किया था वीडियो, आई होप। एंड लेट्स स्टार्ट। चलो, तो इसमें बेसिकली क्या बताया है दैट जो ओलंपिक्स और ये सब के लिए जो सारे स्टेडियम्स बनते हैं, वो स्टेडियम्स का फायदा उस शहर को इमीडिएटली नहीं होता, एक लंबे समय के ड्यूरेशन में उसको होता है। इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल आता है, उससे दूसरा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो यूज होता है। बट क्या वो स्टेडियम एक्चुअली फायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये नहीं पता। उससे क्या फर्क पड़ता है उस सिटी पे जब ओलंपिक्स होता है, जब ओलंपिक्स नहीं होता। ओलंपिक्स के बाद वो पूरे असर की बात की है ऑन दैट पर्टिकुलर सिटी वेयर द ओलंपिक्स और द एनी स्पोर्ट्स इवेंट वाज होस्टेड। ओके, The central point in the first paragraph is that economic benefits of the Olympic Games, जैसे मैंने बोला, long time तक रहता है। Are shared equally among 3 organizing committees? नहीं। Accrue mostly through revenue from advertisement and ticket? नहीं। Accrue to host cities if at all only in the long term? ये रहा आंसर। मैंने क्या बोला, होस्ट सिटी को लंबे टाइम में उसका बेनिफिट मिलता है। Are usually eroded by expenditure incurred in the host city? नहीं, इरोड तो नहीं हो रहा, फायदा होता है बट लंबे समय में होता है। Sports facilities built for Olympics are not fully utilized after the games are over because their scale and cost of operating them are large. सही है, गलत नहीं है। इतना बड़ा ओलंपिक स्टेडियम, अब उसमें मैं अगर रणजी ट्रॉफी रख दूं तो इतने लोग नहीं आएंगे रणजी ट्रॉफी देखने के लिए, राइट? तो उसके लिए उतना बड़े स्टेडियम को लाइट अप करना पड़ेगा, उसमें ग्रास मेंटेन करनी पड़ेगी, पानी वानी डालना पड़ेगा, इरिगेशन फैसिलिटी, लोग रखने पड़ेंगे। तो वो हिंदी में कहावत है ना, मुर्गी से महंगा मसाला हो गया, वैसा हो गया ये। Their location are away from city center usually limits easy access? नहीं। The authorities do not adapt them to local conditions? नहीं, उल्टा हो तो लोकल कंडीशन के हिसाब से ही बनते हैं। They become outdated having been built with little planning and under time pressure? गलत, वो आउटडेट नहीं होते क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलेंगे, उसी हिसाब से बनाते हैं। So that is why option A gives us the right answer. Okay.
The author feels that games place a burden on the host city for all of the following reasons except that, मतलब गेम्स बर्डन है बट बाकी सब रीजंस के लिए एक रीजन से वो बर्डन नहीं. दे डाइवर्ट स्कार्स अर्बन लैंड फ्रॉम प्रोडक्टिव यूजेस, नहीं ये बर्डन है. दैट जो अर्बन लैंड होती है, मतलब अगर दिल्ली में एक ओलंपिक का बना देंगे या बॉम्बे में एक ओलंपिक का स्टेडियम बना देंगे, अब उतनी जगह में हम शायद एक नया छोटा सा ट्रेन स्टेशन खोल सकते हैं, या फिर उसमें एक मॉल बन सकता है जिसमें लोग जा सकते हैं, उसमें एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी बन सकती है जिसमें बहुत सारे लाखों लोग रह सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक स्टेडियम्स बहुत बड़े होते हैं. They involve demolition of residential structures to accommodate sports facilities and infrastructure. नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया. The financial used to fund the games should be better used for other purposes. नहीं, ऐसा कंपैरिजन भी कहीं नहीं दिया गया है. ये ऑथर अपने मन से बोल रहा है, मतलब ये क्वेश्चन अपने मन से बना रहा है. The influx of visitors during the games places a huge strain on the urban infrastructure. ये देखो, ये स्ट्रेन नहीं है. उन्होंने बात की है दैट वो टाइम पे ये फायदा होता है होस्ट सिटी को, दैट उनका जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी ट्रेन्स है, उनका जो आजू बाजू का उनकी जो होटल्स है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है. दैट लोग आके वहां रहेंगे, लोग उधर की ट्रेन यूज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, तो बर्डन नहीं है. ऑप्शन डी सेज दैट जो चीजें एक्चुअली यूज नहीं होती वो चीजों भी यूज होने लगेगी. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस. इट्स अ वेरी वेरी नाइस वन. आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस. नहीं, नाउ वी गो ऑन टू एलआर. ओके, आई होप तुम लोगों को समझा. ये सेट इट्स अ वेरी नाइस आरसी इंग्लिश में. अगर तुमने इतना कर लिया होता यू वुड हैव बीन अ 99 प्लस परसेंटाइल. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड. एंड आई डोंट से, आई सी, एक बात समझो, आई एम नॉट सेइंग दैट तुम कैट 17 में 99 परसेंटाइल होता है. आई एम लाइक, अगर यही क्वेश्चंस, यही लेवल की कैट 17 के क्वेश्चंस ऐसे ही टाइप के आएंगी कैट 23 में, तो तुम इतना सॉल्व करके 99 प्लस परसेंटाइलर बन जाओगे. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. ओके, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ कैट 22 एंड कैट 21. लेट्स स्टार्ट विद एलआर. एलआर में आई सजेस्ट दैट अगर तुमने ऑलरेडी आज का मेरा सॉल्व नहीं किया है शीट, देन प्लीज सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. एक बार ये खुद से ट्राई करो सॉल्व करना. एंड अगर तुम खुद से ट्राई करोगे तो मेरा एक्सप्लेनेशन भी तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझेगा. ओके, अगर नहीं किया है वीडियो पॉज करो, खुद से अपनी बुक में सॉल्व करो, एंड प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ. चलो, लेट्स स्टार्ट. मैं वेट कर रहा था कि लोग एटलीस्ट पॉज करके खुद से सॉल्व कर लें. 4 गाड़ियों को ए से बी जाना है. वो 4 गाड़ियों, वो ए से बी जाने के बीच में 2 स्टॉप्स आते हैं, मतलब 2 रास्ते से जा सकते हैं हम. एक ऐसा है ए से एम, एम से बी, या फिर ए से एन, एन फॉर नागपुर, और एन से बी. तो ए, एम, एन और बी. अब 2 रूट्स आर अवेलेबल, एंड इन सबका टाइमिंग दिया हुआ है. दैट ए से एम जाने को कितना टाइम लगता है, एन से बी जाने को कितना टाइम लगता है, ए से एन और एम से बी, ये इनका टाइमिंग दिया हुआ है. बट यहाँ पे क्या दिया है, अगर ये ए से एम पे एक गाड़ी जाएगी तो ठीक है, बट अगर ज्यादा गाड़ियां जाएगी तो हर एक गाड़ी को ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक आ जाता है, शायद हॉर्न वॉर्न बजाना पड़े, कोई गाड़ी को ट्रैफिक नड़ जाए, या फिर ज्यादा ध्यान से चलाना पड़ता है. इसकी वजह से एक गाड़ी एक्स्ट्रा आने से टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाता है, और वो लीनियर ही बढ़ता रहेगा. मतलब अगर एक यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6 minutes टू कवर, बोथ ए एम एंड एन बी टेक 6 minutes टू कवर, एंड वन एडिशनल कार विल टेक 3 minutes एक्स्ट्रा, +3 लिख देता हूँ. एंड यहाँ पे भी सेम, 6 + 3. मतलब क्या, अगर एक गाड़ी ट्रैवल करेगी तो 6 मिनट लगेगा, बट 2 गाड़ियां ट्रैवल करेगी तो 9 मिनट लगेगा, 3 गाड़ियां ट्रैवल करेगी तो 12 मिनट लगेगा, 4 गाड़ियां ट्रैवल करेगी तो 15 मिनट लग जाएगा. तो वो 3 3 3 से बढ़ता जाएगा फॉर ईच एंड एवरी कार. ओके, बाद में ए एन को लगता है 20 मिनट्स, और एडिशनल 1 मिनट बढ़ेगा, सो 20 + 1,
एंड इसको लगता है 20 मिनट्स MB को, बट एडिशनली 0.9 बढ़ेगा, प्लस 0.9 फॉर ईच एक्स्ट्रा कार. The police department orders each car to take a route in such a manner that it is not possible for any car to reduce its travel time by not following the order. मतलब क्या, पुलिस गाड़ी को ऐसे भेजना है कि अगर वो जिस गाड़ी को बोला दैट तुम ए से AMB जाओ या ANB जाओ, वो वैसे नहीं गई, तो वो टाइम बचाएगी नहीं, उसका टाइम नहीं बचेगा अगर उसने रास्ता चेंज कर लिया तो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियों में चारों गाड़ियां AMB से जा रही है, सो हाउ विल इट हैपन, 6 प्लस बाकी की 3 गाड़ियां जो एक्स्ट्रा है उनके लिए 3 3 3 बढ़ेगा, सो दैट इज 6 + 9 15, प्लस यहाँ 20, और 20 में 0.9 इंटू 3 बढ़ेगा, दैट इज 2.7 प्लस 22.7, तो कितना आ गया टोटल, 37.7 मिनट्स लगेगा. बट अगर एक गाड़ी ANB से चली जाए तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का टाइम जाने दो, बट वो गाड़ी अपना टाइम नहीं बचा सकती. नीचे क्या आ जाएगा, 20 + 6 26, तो इसका टाइम बच जाएगा ना, वो नहीं हो सकता. तो वो ऐसा बोल रहे हैं दैट ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करो जिसमें अगर कितनी गाड़ी कौन से रास्ते से जाएगी तो उनका टाइम बचाने के लिए वो रास्ता चेंज नहीं करेंगे, वो रास्ता वैसा का वैसा ही फॉलो करेंगे. ओके, तो देखो, एक गाड़ी अगर चली गई तो 26, और एक गाड़ी अगर यहाँ से निकल गई तो यहाँ कितना टाइम बच जाएगा, 12 एंड 0.9, so that is 12 plus 21.8. this is when this is when there is one car one car going from A and B and 3 cars going from A and B. Okay, so 12 and 33.8, एंड यहाँ पे आ जाएगा 26. तो 33.8 से भी एक गाड़ी को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं. अगर एक गाड़ी को शिफ्ट किया तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको 20 + 6 + 4 30, 33.8 से 30 मिनट्स बढ़ जाएगा, तो उसका टाइम बच जाएगा. तो ये भी सही सोल्यूशन नहीं है. लेट्स ट्राई 2 and 2. यहाँ हो जाएगा 30, एंड यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें से 1 और इसमें से 0.9 कैंसिल हो जाए, 3 और 0.9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 29.9. सो यहाँ 9 एंड यहाँ 20.9, and the final time taken will be 29.9. अब देखो, ये आ गया है हमें काफी ध्यान से अपना आंसर, दैट इज अगर 2 गाड़ियां AMB से जाए और 2 गाड़ियां ANB से जाए, तो दोनों रास्ते पे जो भी गाड़ियां चल रही है उनको 29.9 में से 30 मिनट्स लगेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वे दे टेक. बट अगर एक भी गाड़ी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई तो उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा, 33.8 हो जाएगा. यहाँ पे अगर शिफ्ट हो गई एक भी गाड़ी तो उसका टाइम बढ़ जाएगा, उसको 30 मिनट्स + 4 34 मिनट्स लग जाएगा, जो फायदे की बात नहीं, जो नुकसान की बात है. ओके, तो दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन, दैट कोई भी टाइम बचाने के लिए अपना रास्ता चेंज नहीं करेगा. ओके, चल, this is the solution. The answer to this is 2 cars on A and B and 2 cars on A and B. So how many cars would be asked to take the route A and B? 2. Let's erase the right part of it. Sorry. If all the cars follow police order, what is the difference in travel time between a car that follows AMB and ANB? 29.9 and 30. इनका फर्क is 0.1. Option B. That is the right answer. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. एक्चुअली थोड़े बड़े क्वेश्चन है, रुको मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ. चलो मैंने थोड़ा वो वाले सम को अगले पेज पे शिफ्ट कर दिया है, सो दैट वी हैव इनफ स्पेस टू वर्क विद. वन वे अराउंड द रोड इज बिल्ड, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है दैट पहले जैसे अपना वो डायग्राम था वो तो हम बना ही लेते हैं, दैट इज AMB एंड ANB.
6 plus 3, 6 plus 3, 20 plus 0.9, 20 plus 1. यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, एक M से N तक का रास्ता बांध देते हैं ये लोग, दैट इज M से N गाड़ी जा सकती है, और इसको 7 मिनट लगता है, और अगर एक्स्ट्रा आदमी आ गया तो फिर 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, 1 मिनट एडिशनल फॉर ईच एक्स्ट्रा कार ऑन द रोड. ओके, how many cars would the police department order to take on the AMNB route so that it is not possible for any car to reduce its travel time? सेम चीज जो हमने पहले समय में की, बट इसमें एक रास्ता और बढ़ गया है. ओके, देखो 4 गाड़ियां हैं, तो 4 गाड़ियां हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तीनों में से सबका एक एक जन तो होगा ही, एक एक रास्ता तो होगा ही जो सब पकड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा गाड़ी किधर तो और जाएगी. सो वी कैन टेक इट एज, देखो 3 रास्ते हैं, एक AMB, एक ANB और एक AMNB, ऐसा रास्ता है. एंड इधर जो बताया है इन्होंने बीच में, मतलब अगर समझो 1, 2 और 1 पकड़े, दैट इज AMB पे 1, AMNB पे 2 और ANB पे 1, इसका मतलब यहाँ से टोटल AM का रास्ता 3 गाड़ियां पकड़ेगी, तो वो तीनों एक साथ ट्रैवल करती है M तक, उसके बाद अलग अलग. बट यहाँ से N पहुंचने के बाद ये एक गाड़ी इसके साथ ट्रैवल करेगी, तो तीनों गाड़ियां साथ में ट्रैवल करती है, ऐसा बोला है. मतलब हम जो ये एडिशनल है, वो एडिशनल को हम छोड़ नहीं सकते, हमें उसको पकड़ना ही पड़ेगा, हमें उसको देखना ही पड़ेगा. चलो, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. 3 केसेस बनाते हैं, 1 2 1 1, 1 2 1 एंड 1 1 2. ये 3 केसेस है. लेट्स सॉल्व ऑल 3 ऑफ दीज केसेस इंडिविजुअली. देखते हैं दैट कहाँ पे किधर भी थोड़ा टाइम बचाने की गुंजाइश है क्या. चलो, अगर मैं 1 2 1 1 पकड़ू, तो ऊपर वाले रास्ते, ये वाले रास्ते पे कितना टाइम लगेगा, फॉर ऑल 3 डिफरेंट कार्स जो यहाँ से जाएंगी, ये फॉर द AMB रूट इट विल टेक 6 प्लस यहाँ 3 2 बार एक्स्ट्रा गिनेंगे, तो 12, 12 प्लस 20, दैट इज AMB वाले को लगेगा 32, AMNB इनको कितना टाइम लगेगा, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 प्लस 6, दैट इज 20 प्लस 12, दैट इज अगेन 32, और जो नीचे वाली गाड़ी है उनको लग जाएगा 20 प्लस 12, दैट इज 32. ओके, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, दैट शायद अगर हम यहाँ से नीचे चले जाए, ये 32 वाला है, उनको यहाँ से हम नीचे ले ले, तो शायद उनका टाइम बच जाए. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट क्लेमिंग, शायद किसी का टाइम बच जाएगा. ओके, 2 1 1. बट यहाँ पे अगर 32 है, तो मैं यहाँ जाऊंगा, इसका भी 32 है, तो बाय डिफॉल्ट किसी का तो टाइमिंग बढ़ ही जाएगा ना, बिकॉज ये ऑलरेडी 32 है. टाइमिंग कम होने के लिए ये उससे कम होना चाहिए, बट यहाँ इक्वल है, तो कोई भी अगर किधर भी एक्स्ट्रा जाएगा तो टाइमिंग बढ़ने लगेगा. सो 2 1 1 seems like the right solution here. To check, let's check the other cases also. That is 1 2 1. Let's check. अरे सॉरी, मैंने जो अभी सॉल्व किया, आई एम सो सॉरी, मैंने जो अभी सॉल्व किया दैट इज 1 2 एंड 1, मतलब बीच वाले, ऊपर वाले रास्ते से एक गाड़ी, नीचे वाले रास्ते से एक गाड़ी, और बीच वाले रास्ते से 2 गाड़ी जाएंगी, मैंने वो वाला सॉल्व किया 1 2 1. लेट्स सॉल्व 2 1 1. 2 1 1 कैसे करेंगे, यहाँ पे सेम 12, 12, 12 प्लस यहाँ से 2 गाड़ियां जा रही है, तो 20 प्लस 0.9, so that is 12 plus 20 32, 32 plus 0.9 32.9. ये पहले वाले रास्ते से जाने वाली गाड़ी को इतना टाइम लगेगा. दूसरे रास्ते से 12 plus 7, ये 7 ही रहेगा, that is 12 plus 7 19, 19 प्लस यहाँ से टोटल 2 गाड़ियां जाती है, so 19 plus 6 plus 3 19 plus 9 28. ये देखो, अब अगर मैं एक गाड़ी को ये वाले रास्ते से एक्स्ट्रा भेजू, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, ये 1 और 3 एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो जाएंगे, दैट इज +4 हो जाएगा. 28 प्लस 4 32, विच इज स्टिल लेस देन 32.9. तो अगर गाड़ी रास्ता चेंज करेगी
तो उसका टाइम बच जाएगा। तो ये वाला केस गलत हो गया। लेट्स ट्राई टू चेक द थर्ड केस, दैट इज 112। 112 112 मतलब यहां से भी एक गाड़ी, ये बीच वाले रास्ते से भी एक गाड़ी, और नीचे वाले रास्ते से दो गाड़ी जाएंगे। ऊपर वाले रास्ते से कितना टाइम लगेगा? 6 + 3 9, 9 + 20 29। बीच वाले रास्ते से 6 + 3 9, 9 + 7 दैट इज 16, 16 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12, सो दैट इज 16 + 12 28। और नीचे वाले रास्ते से कितना हो जाएगा? दो गाड़ियां जा रही है, तो 20 + 1 21, 21 प्लस यहाँ पे 6 + 6 12 दैट इज 33। ये देखो क्लियरली, अगर मैं एक गाड़ी को ये वाले रास्ते से भेज दूं तो मेरे 5 मिनट बच के इसमें 4 मिनट ऐड हो जाएंगी, दिस विल बी 31। ओके, I will still end up saving time in this case also. So the right answer to this is that ऊपर वाले रास्ते से एक, बीच वाले रास्ते से दो, और नीचे वाले रास्ते से एक गाड़ी भेजेंगे। So how many cars would police department order to take the AM and B route? दो गाड़ियों को वो बीच वाला रूट लेने बोलेंगे। So that is the answer to the third question. Okay, चलो let's move on to the fourth question. Let's read it properly. A new one-way road is built from M to N. Each car now has 3 possible routes. ये बीच वाला, तो ये डायग्राम सेम ही रहेगा। Assume that AM and B, AM portion the same time as others. हाँ, ये भी हो गया। If all cars order police order, then minimum travel time from A, सब अगर पुलिस ऑर्डर फॉलो करे दैट इज 1 to 1, तो मिनिमम ट्रैवल कितना हो जाएगा? फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा? मिनिमम टाइम हमने कैलकुलेट किया था, मिनिमम टाइम। चलो वापस तीनों टाइम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर यही रास्ता पकड़ेंगे तो 2 से 6, 6 + 6 12, 12 32। बीच वाले रास्ते से, हाँ तीनों 32 आए थे, आई रिमेम्बर 32 32 32। दैट इज बीच वाले रास्ते से 12, 12 + 8 20, 20 प्लस यहाँ पे 12 आ जाएगा, एंड दैट विल बी 32। और नीचे वाले रास्ते से 20, 20 प्लस यहाँ पे 12 आ जाएगा, दैट इज 6, और ऊपर से दो एक्स्ट्रा गाड़ियां जा रही है, 3 गाड़ियां जा रही है, इसलिए 6 + 6 12, आंसर आ जाएगा 32। सो मिनिमम टाइम टेकन विल बी 32 मिनट्स। ओके, चलो दिस इज द सोल्यूशन टू दी एलआर का सम। वेरी गुड एलआर सम, अच्छे से समझ के लो, अगर नहीं समझा तो रिपीट जाओ। और गाइज हो सके तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर दो, एंड प्लीज कमेंट व्हाट यू लाइक इन द वीडियो। दिस इज अ वेरी वेरी टफ जॉब कि ये कैट के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने हैं और सबको समझ पाए वैसे एक्सप्लेन करने हैं। सो प्लीज इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ यू हेल्प मी आउट विद दिस एंटायर थिंग। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। DI का सम, और ये वाला सम बहुत टफ है। मैं भी थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस से मुझे भी टाइम लग गया, बट ये सम एक्चुअली बहुत ज्यादा टफ है, तो प्लीज बहुत ध्यान से समझना ये वाला सम। दिस इज नॉट समथिंग वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा टफ है। तो अच्छे से समझो, अच्छे से सुनो। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है गाइज, दैट 4 5 सॉरी 8 कंट्रीज है। वो 8 कंट्रीज को उन्होंने हैप्पीनेस इंडेक्स दिया है। ये अलग अलग स्कोर दिए हैं, 0 से 5, 4, 5 से 8, 9 से 13, 14 से 19 और 20 से 24, तो अलग अलग कैटेगरीज में आ जाते हैं। ऐसी 10 कंट्रीज है उनके पास, ABCDE और VWXYZ। ये सारी कंट्रीज को कुछ ना कुछ स्कोर मिला है अलग अलग चीजों में, जैसे S एक हो गया, F एक हो गया, और एक C हो गया। एंड जिसमें जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा हैप्पीनेस है। और उसके साथ उन्होंने नीचे थोड़ी और कंडीशंस दी है, और वो कंडीशंस के बारे में वो हमें पूछ रहे हैं दैट ये कंडीशंस के हिसाब से तुम्हें सॉल्व करना है। एंड उन्होंने बाद में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने ये नहीं बताया दैट किसको एस में 3 मार्क मिले, उन्होंने ये बताया दैट एस में 1 मार्क किसी को नहीं मिला, एस में 2 मार्क किसी को नहीं मिला, बट एस में 3 मार्क 3 लोगों को मिले, एफ में 3 मार्क 3 लोगों को मिले।
एफ में 2 मार्क एस में 2 मार्क 2 लोगों को मिले, एस में 1 मार्क एक जन को, 6 मार्क एक जन को मिला, एंड 7 मार्क एक जन को मिले, आई एम सॉरी, 5 मार्क 2 जन को, 4 मार्क 3 जन को, 3 मार्क 3 जन को, ऐसा। तो लेट्स मेक अ टेबल आउट ऑफ दिस, तो हमें पता चलेगा कौन से स्कोर की कितनी फ्रीक्वेंसी है। चलो, ये टेबल से मैंने बनाया है, इसको भरना चालू करते हैं। जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा इसको भर के आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा बड़ा स्क्रीन कर दिया मैंने। Now let's start filling this up. यहाँ पे क्या है that, 1 मिनट वाले, अगर हम s को देखें, s को 1 मार्क किधर भी मिला है क्या? नहीं, s को 1 मार्क किधर भी नहीं मिला है, तो उधर आ जाएगा डैश। s को 2 मार्क किधर मिला है क्या? नहीं, s को 2 मार्क भी किधर नहीं मिला है, तो इधर भी आ जाएगा डैश। s में 3 मार्क 3 जन को मिले हैं, 4 मार्क 3 जन को मिले हैं, 5 मार्क 2 जन को मिले हैं, और 6 और 7 एक एक जन को मिला है। सिमिलरली ये पूरा टेबल हम भर देते हैं। चल, ये मैंने ये पूरा टेबल भर दिया। चलो, अब टेबल भर दिया तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस में हमें क्या दिया हुआ है, दैट व्हाट इज आमडाज स्कोर इन एफ। थीटा क्वेश्चन था, टाइप एंड टाइप क्वेश्चन था। तो आमडाज स्कोर इन एफ, तो आमदा का स्कोर देखते हैं। हमें क्या बोला है आमदा और कल्ला के बारे में, दैट jointly they have the lowest total score of 7 with identical scores in all 3 parameters। मतलब इनका तीनों पैरामीटर्स में आइडेंटिकल स्कोर्स है और उनका टोटल स्कोर 7 बन रहा है। एक टेबल जैसा बना लेते हैं, ए एंड सी। ये हो गया एस, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। क्या इनको 1 मार्क मिल सकता है एस में? नहीं, क्योंकि एस में 1 मार्क किसी को भी नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी द केस। एस में 2 मार्क भी नहीं मिल सकते इनको। इनको बाय डिफॉल्ट एस में या तो 3 4 5 6 7 ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट केस, दैट इज 3। इनको इधर 3 मार्क दिए और इधर भी 3 मार्क दिए एस में। अगर इसको इधर 3 मार्क दिया, तो बाकी एफ और सी का टोटल कितना होना चाहिए? 4 टोटल होना चाहिए। 4 कैसे बनेगा? या तो इट विल बी 1 3, सॉरी 1 3, 2 2, नहीं तो 3 1। लेट्स चेक 1 और 3। एफ में 1 मार्क आ सकता है क्या किसी को? यस, आ सकता है। कैन देयर बी एफ में 1 मार्क? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती किया है, माय बैड, सॉरी। ये वाले में एफ में सिर्फ 1 मार्क ही आएगा, क्योंकि ओ सॉरी, यहाँ पे 2 है, माय बैड। यस, तो 3 1। तो यहाँ पे 3 की जगह पे एफ में 1 मार्क कितनों को आ सकता है? 2 लोगों को आ सकता है। लेट्स चेक। 2 लोगों को, तो इधर मैंने 1 1 मार्क दे दिया, तो यहाँ पे 3 मार्क हो सकता है। सो 3, एंड ये वाला कंडीशन सेट हो गया, 3 1 3 वाला। ओके, इसके बाद देखते हैं और कौन सा कंडीशन है जो फुलफिल होता है। क्या ए को एफ में 2 मार्क आ सकते हैं? यस, 2 मार्क आएगा, बट अगर एफ में 2 मार्क आया तो यहाँ पे भी 2 मार्क लाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एफ में 2 मार्क तो सिर्फ एक ही जन को है। तो सेकेंड वाला केस कैंसिल हो गया। 3 1 तो यहाँ पे भी 3 1 आएगा, यहाँ पे भी 3 1 आएगा, बट सी में 1 मार्क सिर्फ एक ही जन को मिला है, 2 जन को नहीं, और इनके तो आइडेंटिकल स्कोर्स है। सो बाय डिफॉल्ट ये जो थर्ड वाला केस है ये भी कैंसिल हो गया, तो दिस इज गॉन। ओके, सो नाउ वी नो दैट इधर एक केस बन रहा है, अगर मैं पहले वाले को 3 मार्क पकड़ू तो एक केस बन रहा है, दैट इज 1 3 एंड 1 3। ओके, 3 1 3 3 1 3, ये वाला केस पक्का हो गया। बाद में सेम चीज बाकी स्कोर्स के साथ करते हैं। व्हाट इफ ए और सी में से किसी को 4 मार्क आ गए? हम्म तो दोनों को 4 मार्क,
दोनों को 4 मार्क आ सकते हैं एस में, दिस इज पॉसिबल। दोनों को 6 और 7 नहीं हो सकते, तो वो तो कैंसिल कर दो। 5 मार्क भी हो सकते हैं, तो 4 और 5 दोनों को चेक करते हैं। 4 के साथ मुझे कितने स्कोर्स चाहिए? आई विल नीड 4 के साथ एक्स्ट्रा 3, दैट इज 412 और 421। लेट्स चेक। 412, अगर मैं यहाँ पे 412 ले लू, तो 1 मार्क एफ में 2 जन को जा सकता है, सो दिस बोथ कैन बी 412, दिस इज राइट। और 2 में भी 3, सी में 2 वाले 3 जन है, तो दीज 2 कैन बी दैट, तो ये वाला एक सोल्यूशन बन जाएगा। एंड 421, लेट्स चेक। 421, 4 2 लोगों को जाएगा, बट एफ में 2 मार्क्स इज ओनली फॉर 1 पर्सन, 2 लोगों के लिए नहीं है, तो इन दोनों को आइडेंटिकल नहीं हो सकता, तो 421 कैंसिल हो गया। देन लेट्स गो टू 5 मार्क्स। दोनों को 5 मार्क मिल सकता है, और 5 के साथ दोनों का 1 1 1 1 ही होगा। बट इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, दैट सी में 1 मार्क सिर्फ एक ही जन को हो सकता है, दैट इज वाई 5 मार्क वाला केस कैंसिल हो जाएगा। सो बाय डिफॉल्ट ए को टोटल मार्क्स, ए का स्कोर इन एफ विल आइदर बी 1 और 1, दोनों केसेस में स्कोर चेंज नहीं होगा, ए विल ओनली हैव 1 मार्क्स इन आइदर ऑफ द केस। ओके, so this is how you solve the first question. Then let's go to the second question. I know थोड़ा complicated है, but ये थोड़ा टाइम डाल के समझना पड़ेगा, important question, कैट का क्वेश्चन है। चलो, what is Zuma's score in S? Zuma का स्कोर क्या है एस में? Zuma has a total score of 17, ऐसा दिया हुआ है that उनका 17 का स्कोर है। And all 3 countries which are categorized as happy have the highest score in exactly 1 parameter. एग्जैक्टली एक पैरामीटर में उनको हाईएस्ट स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर एस का क्या है? 1 और 7, एफ का क्या है? 7, और सी का क्या है? 6। तो ये तीनों एक जन को नहीं होंगे, 3 अलग अलग जन को होंगे, और वो तीनों हैप्पी में पैरामीटर में आते हैं, मतलब 14 से 19 मार्क के बीच में उनका स्कोर आ जाता है। सो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व। हमें ढूंढना है जूमा का स्कोर कितना होगा। ओके, चलो जूमा का स्कोर देखो गाइस, मैं रुको ये वाला जो टेबल है ये यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, सो दैट तुम्हें थोड़ा इजी पड़ जाएगा। एंड सॉरी थोड़ा टाइम जा रहा है इसमें। व्हाट इज जूमाज स्कोर इन एस, और इधर ये टेबल ले लेते हैं। जूमा का स्कोर मुझे पता है दैट द टोटल स्कोर इज 17। जूमा टोटल स्कोर 17, दैट इज एस, एफ एंड सी, टोटल स्कोर 17 हो जाएगा। अब तीनों में से एक ही 17 में अगर मैं 7 मार्क्स इसको दे दूं एस में, विच इज पॉसिबल, तो उसके बाकी दोनों स्कोर्स कितने हो जाएंगे? 10। 10 कैसे बन सकता है? या तो 6 4 या फिर 5 5, पर 5 5 वाला पॉसिबिलिटी होगा नहीं, बिकॉज किसी को 5 यहाँ पे है नहीं। सो व्हाट कैन जूमा का ये वाला स्कोर भी? 6 4 और 4 6, यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, एफ में 6 किसी को नहीं है, तो एफ में बाय डिफॉल्ट उसको 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6। ऐसे करके मुझे जूमा का स्कोर मिल गया, दैट जूमा का एस में स्कोर इज 7। व्हाट इफ आई ट्राई समथिंग एल्स? चलो, व्हाट इफ आई ट्राई दैट इसका जो सेकंड वाला केस मतलब एफ में उसको 7 मार्क्स मिल जाएंगे, तो लेट्स ट्राई 7। थकाने वाला समय 7 मतलब इन दोनों में से किसी को 4 6 4 6 होगा, तो अगर मैं इसको 4 ले लूं, लाइक एस में इसको 4 मिलेगा, तो इधर इसको 6 मिल जाएगा। बट ये वाले में गाइस एक गलती किया हमने, वी आर रॉन्ग हियर, 7 4 6 नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज एस में टॉपर इसको 7 मिल गया, तो सेम बंदा जूमा कैन नॉट बी द टॉपर फॉर सी ऑल्सो, सो दैट इज वाई दिस केस इज रॉन्ग, दैट जूमा कैन नॉट बी टॉपर। सिमिलरली ये वाला जो केस है दैट 7 6 4,
तो यहाँ पे अगर मैं 7F ले लूं तो यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, इट विल ओनली बी 7, 6, 4। तो S में 6 आ जाएगा और C में 4 आ जाएगा। दैट इज यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 का स्कोर आ जाएगा। दैट इज जुमा का स्कोर विल बी 6, 7 एंड 4। और 5, 5 नहीं हो पाएगा बिकॉज 5 यहाँ पे है ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पे 6 ले लूँ तो सेम आ जाएगा। दैट 6 यहाँ पे लिया तो इन दोनों में से 7 कोई नहीं हो पाएगा बिकॉज 6 के ऊपर हमें चाहिए 13। 13 बनाने के लिए वी डोंट हैव अदर नंबर्स। 5 के साथ 8 नहीं है, 6 के साथ 7 लेना ही पड़ेगा, तो ये वाला 6 नहीं हो सकता। द ओनली पॉसिबल सिनेरियो वेयर Z कैन हैव 17 का मार्क्स equals to 6, 7 and 4. So that is why Zuma's score in S will be 6. That is your solution. Fine. I hope you guys understood this. आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ये टेबल कॉपी कर लेते हैं, काम आने ही वाला है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बेंगा एंड डेल्मा आर 2 कंट्रीज कैटेगराइज्ड एज हैप्पी। ये लो, तुम्हें बाकी के 2 कल्प्रिट मिल गए। तुम्हें पता था दैट जुमा हैज 17, तो जुमा हैप्पी है और टोटल 3 ही कंट्रीज हैप्पी है। तो नाउ एक टेबल बना देते हैं, जुमा SFNC। जुमा का हमें पता है क्या हो गया था, 6, 7 एंड 4। और बाकी है तुम्हारा B और D, इनका हमें स्कोर्स निकालना है। दे आर टाइड विद द सेम टोटल स्कोर, उनका टोटल स्कोर सेम है। तो इसका जैसे 17 है और इनका स्कोर टोटल कितना हो जाएगा, 14 से 19 के बीच में, बिकॉज एज फार एज आई रिमेम्बर, हाँ देखो 14 और 19 के बीच में हैप्पी है। तो लेट्स सी व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दैट दे कैन हैव। इनका मैक्सिमम स्कोर क्या हो सकता है, लेट्स चेक। इन दोनों में से किसी एक को तो टॉपर आएगा, मतलब देखो 7 निकल चुका है, राइट। 6, 7 एंड 4 आर टेकन, तो लेट्स अकॉर्डिंगली रिड्यूस दिस। इसका 7 हो गया 0, अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसमें से 6 हो गया 0, अवेलेबल नहीं है। और इसका 4 हो गया 0, अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ओके, तो बी और डी में से किसी एक को तो एस में 7 होगा और किसी एक को सी में 6 होगा। लेट्स टेक द पॉसिबल सिनेरियोस। कौन से 2 पॉसिबल सिनेरियोस होंगे, या तो ये 7 और 6, नहीं तो फिर ये वाला 7 और ये वाला 6। लेट्स जस्ट टेक एनी केस एंड मूव अहेड। ओके, ये वाला सेकंड वाला केस उठाते हैं एक बार, 7 और 6 वाला। दैट बी को 7 है और इसको 6 है। लेट्स पिक इट अप। आई एम सॉरी, मुझे हिचकियां बहुत आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है मुझे तो चल 7, 7 के साथ इनको स्कोर हमें मैक्सिमाइज करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दैट दे कैन हैव, लेट्स ट्राई टू मैक्सिमाइज इट। अगर इधर 7 है तो इधर 5 आ सकता है, 5 और इधर 4, सो दैट इज 5 एंड 4। दैट इज अ पॉसिबल स्कोर दैट आई कैन हैव। बट अगर 7, 5, 4 तो इनका स्कोर कितना हो जाएगा, 12, 16। ये वाला 16 बन सकता है क्या, 6 के साथ मुझे 10 करना है, तो यहाँ 5 और 5 कैन बी द केस, 5 एंड 5। दैट यहाँ पे से एक 5 इधर डाल दो और यहाँ पे से एक 5 यहाँ डाल दो। सो दैट इज हाउ यू विल गेट टोटल स्कोर एज 16। लेट्स टेक द अदर केस जिसमें बी और डी को हमने उल्टा किया हुआ है। दैट इज यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6। लेट्स ट्राई टू मैक्सिमाइज डी। डी को 7 आ गया तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 दे देंगे, सेम चीज जैसे हमने पहले की। यहाँ पे 6 है तो इन दोनों को 5, 5 दे देंगे, बिकॉज ये कितना आ गया, 12, 12 बराबर है 5 एंड 5। सो दोनों सिनेरियोज में उन दोनों का टोटल स्कोर हो जाएगा 16। 16 इज गोइंग टू बी योर हाईएस्ट स्कोर दैट दे कैन हैव इफ दे आर टाइड। ओके, ये आई होप तुम लोगों को समझा दैट दोनों सिनेरियोज में उनका स्कोर हो जाएगा 16। दिस इज द मैक्सिमम स्कोर दैट दे कैन हैव, उसके ऊपर स्कोर जाएगा ही नहीं। चलो
एंड इफ बेंगा स्कोर्स 16 एंड डेल्मा स्कोर्स 15, ये उन्होंने थोड़ा सम को पलट दिया। थैंकफुली वही चीज को उन्होंने वापस यूज किया है, दैट ये बेंगा डेल्मा वाला ही वो यूज कर रहे हैं। तो इनका स्कोर हो जाएगा 15 और 16। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज विद अ स्कोर ऑफ 13? 13 किसको हो सकता है? चलो, सो अगेन आई टेक द सेम सिनेरियो एज, इसको 7 और इसको 6 ले लेते हैं। अगर इसको 7 बनाना है तो मुझे बनाना पड़ेगा 7, 5 एंड 4, तो ही ये 16 बन रहा है, बाकी वो 16 नहीं बन रहा था। एंड अगर मैं इसको ले लूँ 7, 5, 4, तो इसका 6 हो जाएगा। 6 प्लस 9 करना पड़ेगा, तो 6, 5, 4, यहाँ पे हम ये 4 कर देंगे। ठीक है, ये एक हमें मिल गया। लेट्स सी नाउ कितने लोगों को 13 होगा। सो इन दिस सिनेरियो अब कितने बचे हैं, लेट्स चेक। हमने यहाँ से 7 को उठा लिया, हमने 6 को उठा लिया, हमने इसमें से 5 दो यूज कर लिए, तो अब एक ही बचा है। हमने यहाँ से एक 4 यूज कर लिया, तो 3 बचे हैं। एंड यहाँ से एक 4 यूज कर लिया, तो 2 बचे हैं आफ्टर दिस यूजेज सिनेरियो। ओके, कितने लोगों को 13 आ सकता है? 13 कैसे बनेगा? 13 के लिए लेट्स मैक्सिमाइज। 3 है, सो 5 के साथ मुझे चाहिए और 8। 8 कैसे बनेगा? ये 4 के साथ कुछ मिक्स करेंगे तो बनेगा, या फिर 5 के साथ अगर मैं 5, 5 और 3 ऐसा मिक्स कर दूं तो बन सकता है 5, 5, 3। बट 5, 5, 3 ऐसा बनने के लिए ये वाले में बीच में 5 बचा ही एक है। So there is only one country which can have 5, 5 and 3, which will give them a total score of 13, and your answer will be 1. बाकी बचेगा ही नहीं तुम्हारे पास। ओके, ऐसे करके you can solve this DI का sum. I know it's a bit complicated, but it's a very very nice DI sum. I hope you guys understood this thoroughly. And इसके बाद हम बढ़ेंगे quants पे। And we have solved our LRDI section. You are a 99 percentile in an LR and DI section of CAT. You are 99 percentile in VA section of CAT. And congratulations for that. Let's move on to quants. Let's start with the quants section. Quants बहुत लोग ज्यादा डरते हैं। मैं आज जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके तुम्हें क्वांट्स सिखाने वाला हूँ, दैट कैसे इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। Suppose 5 companies C1, C2, C3, C4, C5. Profit made by C1, C2, C3 are in the ratio 9, 10, 8. And made by C2, 4 and 5 are in the ratio 18, 19, 20. If C5 has made a profit of 19 crores more than C1, then the total profit made by all 5 companies is. Total profit ढूंढना है. Let's try to actually make a table out of this. ये देखो गाइस, यहाँ पे टेबल बनाया है C1, C2, C3, C4, C5. Let's start putting ratios. C1, C2, C3 का क्या बताया है? 9, 10, 18. नहीं, 9, 10 and 8. And C2, C4, C5 का क्या बताया है? 18, 19, 20. तो अगर मुझे इन सब को एक ही ऑर्डर में लेके आना है, एक ही फॉर्मेट में लेके आना है, आई ट्राई टू मल्टीप्लाई, तो मैं C2 को सेम कर दूंगा, दैट इज 180। तो मतलब मैंने नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 190 और ये बन गया 200। और इन सबको मैंने 19 से 18 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, बिकॉज इन C2 को मैंने 18 से मल्टीप्लाई किया टू गेट 180, सो दिस विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाई 18, so that is 80, 80 plus 64, 144. यहाँ पे 18 into 9, that is 18, 9, 9, 9, 162. ये आ गया ओवरऑल रेशियो। बट यहाँ पे अब क्या बोला है मुझे बोला है that C5 has made a profit of 19 crores more than C1. C5 has made a profit of 19 crores more than C1. बट यहाँ पे तो C5 और C1 का डिफरेंस कितना है? 38, which is double. तो मैं पूरे को आधा कर देता हूँ, 100, 95, 72, 90, 81. तो ये 81 और ये 19 हमें डिफरेंस मिल गया। दैट मीन्स दीज आर द ओरिजिनल प्रॉफिट्स फॉर ऑल 5 कंपनीज।
इनका टोटल करते हैं 81, 90, 171, 171 प्लस 72 दैट इज 243, 243 प्लस 195 दैट इज 438 एंड ये हमारा ऑप्शन ए इज द आंसर, आंसर 438। दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस। सम बहुत इजी था एक्चुअली, ओरली ही कर सकते थे। अगर तुम क्रैक एबिलिटीज का पार्ट हो तो ये सारे कैलकुलेशंस तो तुम ओरली बहुत इजीली कर पाओगे, बिकॉज मेरा स्पीड मैथ्स का लेक्चर तुम्हें बहुत ज्यादा काम आएगा। सो लेट्स गो टू द सेकंड वन। इफ a and b are integers of opposite signs, दोनों integers है opposite signs वाले, such that a plus 3 square by b square equals to 9 by 1. So that is a plus 3 the whole square by b square equals to 9 by 1. So we can try to make an equation out of this. That is a square plus 6a plus 9 plus 6a plus 9 is equal to 9b square. ओके अभी के लिए ऐसा रखते हैं, पर ये जरा हेल्पफुल नहीं लग रहा है। a minus 1 square by b minus 1 square is equal to 4 by 1. a minus 2a plus 1 divided by b minus 2a plus 1 equals to 4 by 1. ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ज्यादा कुछ फायदेमंद नहीं मिल रहा है। यहाँ पे व्हाट आई रेकमेंड इन ये दिस सम, तुम अगर ऑप्शन यूज करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेट्स एक्चुअली यूज द ऑप्शंस, दैट इज ऑप्शंस, या फिर तुम क्वेश्चंस को थोड़ा स्मार्ट तरीके से देखो। a प्लस 3 स्क्वायर और b स्क्वायर 9:1, b स्क्वायर के मल्टीपल में ही होगा a प्लस 3 स्क्वायर, और a प्लस 3 स्क्वायर 9 का भी मल्टीपल है, राइट? सो a प्लस 3 स्क्वायर 9 का मल्टीपल कब बनता है? जब या तो a 0 है या फिर ये सॉरी a या तो 0 है तब बनेगा, बट 0 का तो ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर का रेशियो निकालना है, तो ये 5/2, 1/2, 9/2 एंड 3/2 होगा। लेट्स प्लेस 5/2। अगर मैं 5/2 इधर प्लेस करूं तो चलो 3/2 प्लेस करते हैं पहले। सो दैट इज 3 प्लस 3 6, 6 स्क्वायर 36, 36 बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, सो दैट इज 9/1 आ गया, सही है। लेट्स ऑल्सो गो टू द सेकेंड वन। 3 minus 1 that is 2 square that is 4 divided by यहाँ पे 2 square that is 2 minus 1 1 divided by 1 that is आ गया 4/1। तुम्हारा रेशियो आ गया, that is your answer। ऑप्शंस यूज किया हमने और कुछ नहीं। लेट्स गो एंड फाइंड 25, दैट इसमें क्यों गलत होते थे हम, मैं पहले 25 लेने वाला था ना, इसलिए दिखा देता हूँ। 8 स्क्वायर बाय अगेन यहाँ पे तो 2 ही है, तो 8 स्क्वायर बाय 1 आ जाता था, दैट इज 64/1। आंसर वहीं पे गलत हो जाता, नहीं मिलता था। ये वाला देखते हैं, दैट इज नहीं सॉरी, हाँ सॉरी 8 स्क्वायर 64/4 मिलता था, सो दैट इज 16/1, दैट वुड हैव बीन द आंसर, बट दैट इज स्टिल द रॉन्ग आंसर, नॉट आवर आंसर। एंड यहाँ पे भी 9/2, so that is 9, 12, 144/4, you would have gotten 18/1, which is not our answer again. Okay, तो नो यूज सोच के अब फायदा नहीं है, हमें आंसर मिल गया, that is 9/4, that is our answer. A class consists of 20 boys and 30 girls. In the mid-semester examination, the average score of girls was 5 higher than that of boys. In the final examination, however, the average score of the girls dropped by 3, while the average score of the entire class increased by 2. The increase in average score of the boys is, सीधा इसमें अज्यूम करो डायरेक्टली, समझो बॉयज का एवरेज स्कोर वाज 10, तो बॉयज का टोटल स्कोर वाज 200, तो उस हिसाब से गर्ल्स का एवरेज स्कोर क्योंकि 5 हाई है तो गर्ल्स का एवरेज स्कोर 15 ले लेंगे, तो गर्ल्स का स्कोर हो गया 450। बट फाइनल एग्जाम में गर्ल्स का एवरेज 3 से ड्रॉप हो गया, मतलब उनका हो गया 12 into 30 दैट इज 360, एंड 360 मतलब यहाँ पे -90 हुआ, राइट? देन द एवरेज स्कोर ऑफ द एंटायर क्लास इंक्रीज बाय 2, तो वो बढ़ा किसकी वजह से? लड़कों ने ज्यादा हाथ पैर मारे, तो लड़कों ने पहले तो एवरेज स्कोर को मेंटेन किया, दैट इज +90 किया, पर उन्होंने
पूरे क्लास का एवरेज स्कोर 2 से ऊपर लेके गए, दैट इज 50 लोगों का एवरेज उन्होंने 2 से ऊपर लेके गए, तो उन्होंने प्लस 100 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर किया। सो उनका एवरेज, उनका टोटल स्कोर 190 से बढ़ा, 190 डिवाइडेड बाय 20, so the average score of the boys increased by 190 divided by 20, 9.5. that is your answer, option A. चलो, ये सारे सम्स मैं गाइस बोल रहा हूँ, तुम ओरली सॉल्व कर सकते हो अगर तुम क्रैकेविटिस के स्टूडेंट हो तो, ये इतने ज्यादा इजी है हमारे लिए। A man leaves his home and walks at the speed of 12 kilometers per hour, reaching a railway station 10 minutes after the train has departed. Instead, he walks at a 15 kilometers per hour. He would have reached 10 minutes before the train's departure. इसमें हम यूज करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें यूज करेंगे रेशियो। रेशियो और टीएसडी का लॉजिक। टीएसडी का लॉजिक क्या है? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो उल्टा होगा बिकॉज डिस्टेंस सेम है। तो इफ द स्पीड का रेशियो इज 12:15, which is 4:5, the time ka ratio will become 5:4. The difference in ratio is of 1, but the actual difference is of 20 minutes. So that means this is 100 minutes. अगर ये 100 minutes है और वो 12 की स्पीड पे जा रहा है, तो what is the overall distance that he is covering? 12 plus 2/3 of an hour, that is 12 plus 8, total 20. 20 is the overall distance from his home to the railway station. Okay? Because 100 minutes में वो 12 kilometers per hour पे 20 kilometers cover करता है। The minimum possible value of the sum of squares of roots of equation, ये इसका minimum possible value क्या हो जाएगा? Okay? What is the minimum possible value of the sum of squares of roots? इसके लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा दैट इसके रूट्स क्या है। इसके रूट्स हम अज्यूम करते हैं P एंड Q। तो P और Q के सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? दैट इज P प्लस Q द होल स्क्वायर। इज दैट राइट? सॉरी, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। मैं इससे ट्राई करता हूं एक अलग इक्वेशन फाइंड करने की, दैट इज P प्लस Q द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस 2PQ। तो मुझे ये मिल जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस 2PQ। तो मुझे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर मिल जाएगा, दैट इज P प्लस Q द होल स्क्वायर। राइट? हाँ या नहीं? ये तो मैं अगर ये लिख रहा हूं तो व्हाट आई एम बेसिकली राइटिंग इज P प्लस Q द होल स्क्वायर माइनस 2PQ minus 2PQ. But now understand, what is P plus Q? P plus Q is the sum of roots. And what is PQ? PQ is the product of roots. And in any equation, if I want to find the sum of roots, how do I find it? Minus B by A. So P plus Q is equal to minus B by A. और minus B की वैल्यू क्या है? Minus A minus 3 divided by 1. Okay? तो माइनस इंटू ए बाई 3 ऐसा लिख, माइनस इंटू ए प्लस 3। इसका हमें स्क्वायर करना है। सो माइनस ए प्लस 3 का होल स्क्वायर विल बी ए प्लस 3 का होल स्क्वायर। राइट? हाउ डू आई डू दिस? ए स्क्वायर प्लस 6A प्लस 9 माइनस यहाँ 2PQ। PQ इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। Product of roots is, tell me, C into A, that is A plus 5 into this. So 2 into A plus 5, that is 2A plus 10. So what do I have? A square plus 4A plus 19
दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एज व्हाट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मुझे ये मिल रहा है अब तक। ओके एक बार प्रॉपरली देख लो। अब इसको हमें लेके आना है एक फॉर्मेट में जिसमें मैं इसका रूट ढूंढ सकूं। सो आई कैन राइट दिस एज, क्योंकि मुझे पता है ए स्क्वायर है 4a है, तो ये कहीं तो मुझे यूज करना ही पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 16 प्लस 3, इसको एक बाजू ले लिया और साथ में प्लस 19 को मैंने डिवाइड कर दिया 16 और प्लस 3 में। क्यों? क्योंकि यहाँ 4a दिया हुआ है। क्योंकि ये मैं कैसे लिखूंगा, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दिस, सॉरी या, तो आई विल गेट दिस एज a plus 4 the whole square plus 3, that is what I get. yeah. बट एक मिनट, शायद मेरी यहाँ पे गलती, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस 2 आएगा बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बिकॉज हम स्क्वायर ले रहे हैं इसीलिए। तो प्लस 2 है एंड यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 8, यहाँ पे भी आ जाएगा, हाँ इसीलिए बराबर हो गया। a plus 4 the whole square, the sum of squares का वैल्यू is this, when will it be minimum, मुझे मिनिमम करना है। अगर मैं इसको 1 ले लूं तो क्या आ जाएगा, 1 विल बी 5 स्क्वायर प्लस 3, बहुत ज्यादा हो गया। 0 ले लूं 4 स्क्वायर प्लस 3, 5 ले लूं 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 3। दी ओनली टाइम जब मैं इसको मिनिमाइज करूंगा इज व्हेन आई मिनिमाइज दिस a प्लस 4। और a प्लस 4 को मिनिमाइज कैसे करेंगे, a को माइनस 4 लेके, सो दैट इज माइनस 4 प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस 3 is equal to 3. So the minimum value of the sum of squares of this equation is going to be 3. The answer being option C. I hope you guys understood how I made the equation. If fx equals to 2x minus 5 and gx equals to 7 minus 2x, then fx plus gx is equal to fx. The entire mod of fx plus gx is equal to positive value of fx plus positive value of gx if and only if and only if ये वाला वापस हम बाकी कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑप्शंस उठाएंगे। चलो 5/2 7/2 मतलब इनके बीच में 6/2, लेट्स ट्राई टू प्लेस 6/2 का वैल्यू, 6/2 इज 3, 6/2 का वैल्यू 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 minus 1 दैट इज 1, gx plus 7 minus 2x 7 minus 6, तो gx की भी वैल्यू हो जाएगी 1, तो fx plus gx will be 2 is equal to 1 plus 1 that is 2। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो पहला वाला बराबर बैठ रहा है। Let's also look at the other options. X is less than equal to 5/2 और greater than equal to 7/2। लेस देन इक्वल टू मैं 4 लेके एक बार ट्राई कर देता हूँ सो दैट मुझे इंटीग्रल वैल्यूज मिलेगी। 4 minus 5 minus 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/2, तो लेट्स टेक 7 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 2 इज इक्वल टू 1 plus 3 4, गलत, तो सेकेंड वाला नहीं आएगा, सेकेंड वाला गलत है। लेट्स ट्राई टू टेक द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन। x इज लेस देन 5/2, नहीं लेस देन 5/2 मैंने चेक कर लिया तो ये गलत। x इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2 एंड लेस देन इक्वल टू 7/2, तो मुझे बस चेक करना है दैट 5/2 बैठ रहा है या नहीं, दैट्स ऑल आई नीड टू चेक। 5/2 is 2.5, 2.5 into this will be fx will become 0 and g will become 2, 0 plus 2 will become 2 and यहाँ पे 0 plus 2 will become 2. This is also satisfying the equation. So that means 5/2 6/2 and 7/2 तीनों में से कोई भी वैल्यूज ले लो, अपना सम राइट बैठेगा। So option D is the right answer. I hope you guys understood. ये एक्चुअल कैट का सम है और इतने इजीली तुम सॉल्व कर पा रहे हो। चलो if fx equals to 5x plus 2 by 3x minus 5
and gx is equal to x square minus 2x minus 1, then the value of f3 is, तो f3 पहले ढूंढेंगे. f3 is 15 plus 2, 17 divided by 3 into 3, that is 9, 9 minus 5, 4, 17 by 4. उसका भी f करेंगे, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 85 by 4 plus 2, this 5 into plus 2 divided by 3 into 17 by 4 minus 5. देखते हैं, चलो ऊपर वाली की वैल्यू क्या आ जाएगी, that is 85 by 4 plus 8, that is 93 by 4, और नीचे क्या आ जाएगा 51 minus 20, that is 31 by 4, तो ये कैंसिल और ये आ जाएगा 3, तो f3 की वैल्यू 3 ही हो जाएगी. तो अब g3 निकालना पड़ेगा. g3 कैसे निकालेंगे, 3 square 9 minus 6 minus 1, the answer will be 2. The answer is option A, 2. The base of a vertical pillar with uniform cross section, मतलब एक पिलर है जो ट्रपीजियम शेप में है, ऐसा वाला एक पिलर है और वो ऐसे लंबा खड़ा है, ऐसे ट्रपीजियम शेप में. मैं इसको 3D में ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई होप मैं तुम लोग को समझा पा रहा हूँ एटलीस्ट. जैसे ये वाली बॉटल है, ये वाली बॉटल एक स्पीयर है, एक सिलेंडर है, बट ऐसा जो उसका बेस है, ये कैसा सा स्क्वायर जैसा बेस है, वो ट्रपीजियम वाला बेस है. ओके, चल. Whose parallel sides are of the length 10 and 20. And perpendicular between the heights, मतलब height is 12. तो अब ये बिकॉज ट्रपीजियम है और रेगुलर ट्रपीजियम है, तो ये तभी ही बनेगा जब यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, बीच वाला 10, और ये बन जाएगा 13, और ये बन जाएगा 13. If the height of the pillar is 20 centimeter, then the total area in square centimeter of all 6 surfaces of the pillar is, मतलब तुम्हें जो सारे सर्फेसेस है उनका पिलर का निकालना पड़ेगा लेंथ, एरिया. तो जो ये वाला है इसका एरिया कितना हो जाएगा, इट इज अ पैरेललोग्राम और अ रेक्टेंगल जिसका ये इज 13, ऊपर इज 13 एंड हाइट 20 है, सो दैट इज 260. दिस इज ऑल्सो 260, तो 260, 260. दिस विल बिकम 200, 20 into 10, 200. This will become 40 into 20, that is 400. एंड बाद में हमें दोनों जो ट्रपीजियम है उनका भी एरिया निकालना पड़ेगा. एरिया बीच वाले का एरिया बन जाएगा 10 by 12 के हिसाब से 120, और इधर एरिया बन जाएगा हाफ इंटू 60, दैट इज 60, 30, बट 2 बार, तो 60, 60, दैट इज 180. 180 into 2, क्योंकि नीचे वाला भी है और ऊपर वाला भी है, प्लस 360. So let's try to calculate. 600, 600, 1000, 1000, 120, 1480. Your answer is option C. I hope you understood. Let ABCDEF be a regular hexagon which each side of length 1 centimeter. मैं एक रेगुलर हेक्सागन यहां से ड्रॉ करता हूँ, पावर पॉइंट में बन जाता है. ये हमें यहाँ पे बताया हुआ है. तो इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, दैट ये जो साइड लेंथ है, साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर है. ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1. The area in square centimeter of a square with AC as one side, so that is ABC. ये AC का length, for all of you who don't know, this is a property of a hexagon and a 120 circle, that is 120 वाला isosceles circle, 120 degrees वाला, that the base of the triangle, that is 120 वाला triangle, isosceles triangle, is root 3 into side
that is equal. Where does this come out of? Because ये दो इक्विलैटरल ट्रायंगल से बनता है ना, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है? √3 into side. So if √3/2 into side. So if this is √3/2, this is √3/2, this total will be √3, and the area of the square, which is √3 का एक side, will be √3 into √3, giving you answer as 3. That is how you found the solution. If the square of the 7th term of an arithmetic progression with positive common difference equals the product of 3rd and 16th term, then the ratio of first term to the common difference is. मतलब हमें किसका रेशियो ढूंढने बोला है? A और D का कॉमन रेशियो ढूंढने बोला है. A और D का डिफरेंस रेशियो ढूंढने बोला है. Square of the 7th term, that is A plus 6D whole square is equal to A square plus 12AD plus 36D is equal to sum of product of 3rd and 17th term, that is A plus 2D the whole into A plus 16D. A square plus 32AD plus 16AD plus 2A square. ये ऐसा आ गया. A square 2A square. Let's try to cancel whatever can be cancelled. We got 16AD, 12AD, 48AD. 48 यहाँ पे चला जाएगा 36AD. We get 36AD this side. A square 2A square 3A square, तो यहाँ पे आ जाएगा 2A square एंड यहाँ 36D. तो सब कुछ हम D से डिवाइड कर देंगे या फिर A से डिवाइड कर देते हैं सबको. 36D, जस्ट अ मिनट. सॉरी, थोड़ा मैं भी थका हुआ तो मैंने एक गलती कर दी. मैंने इसको 2D को प्रॉपरली लिखा नहीं, इसकी वजह से मैं खुद कंफ्यूज हो गया एंड वो 2D है, तो इस वजह से मैंने ये नीचे का इक्वेशन थोड़ा गलत लिखा है. आई विल राइट इट अगेन. सो दैट इज A square plus 16AD plus 2AD plus 32D square. सॉरी, चलो आगे बढ़ते हैं. सो ये 12AD 18AD, यह कितना हो जाएगा? 4AD. 32AD और ये D square, सो दैट इज 4D square. एंड यहाँ A square और ये A square तो वैसे भी कैंसिल हो गया. सो माइनस आएगा यहाँ. सो 4D square is equal to 4AD. So that is 4D is equal to यहाँ पे 12, 18, 4, 6AD आएगा. सॉरी, माय बैड, यहाँ पे 6AD. आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक. 4D is equal to 6A and finally you get A by D, तो is equal to 2/3. The answer will be option A. A by D is equal to 2/3. That is the solution. Yeah. तो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद द मिस्टेक. मैं भी थोड़ा थका हुआ हूँ, रात का बहुत टाइम हो गया है एंड चलो लेट्स स्टार्ट. लास्ट वन. हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ AB positive integers are such that A is less than equal to B and 1. So how many different pairs AB of positive integers are there such that A is less than equal to B and A by B, 1 by A plus 1 by B equals to 1/19. ये करना है. चलो, ये वाला सम पर्टिकुलरली एक
ट्रायल एंड एरर सम है, ट्रायल एंड एरर, आई से दिस वेरी क्लियरली दैट इसमें बाकी कुछ नहीं, बस ट्रायल एंड एरर लगेगा। चलो अगर हम देखें ए और बी दोनों का इक्वल है, इफ वी कंसिडर देम इक्वल, देन व्हाट विल वी गेट? 1/18 प्लस 1/18 इज इक्वल टू 1/9, बिकॉज 2/18 हो जाएगा, यू विल गेट 1/9, आंसर आ गया, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू मेक अ टेबल आउट ऑफ दिस। ये मैंने एक टेबल बनाया है, ये सब में तुम्हें एक बहुत बड़ा क्लू दिया है दैट बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, ये जरूरी है। एंड यू मस्ट नो दैट इसकी वैल्यू 9 तो होनी ही चाहिए, बिकॉज इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू अगर 1/9 बन रही है, सो इन दोनों की वैल्यूज 9 से ज्यादा होनी चाहिए, दे कांट बी लेस देन 9। ओके, सो बाय डिफॉल्ट द वैल्यूज दैट वी विल इवन चेक फॉर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 9 ओनली। लेट्स चेक। सो 9, मैं ए की वैल्यू 9 से आगे बढ़ता रहता हूँ, एंड जो बाकी की वैल्यूज है दैट इज जो 18 के ऊपर की वैल्यूज नहीं आ सकती। व्हाई? बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट द मैक्स वैल्यू इज गोइंग टू बी 18 बेस्ड ऑन व्हाट वी फाइंड देयर, राइट? हमने 1/18 1/18 करके लिख दिया, 1/18 होता है तब दोनों का इक्वल वैल्यू आता है, तो 16 17 एंड 18। लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट वैल्यूज क्या आ सकता है, किसी का इंटीजर आ रहा है क्या? अगर मैं a/9 गिनूं, 1/9 प्लस, तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा, बट अगर 0 ले लिया तो चलेगा नहीं, बिकॉज 1/0 नहीं कर सकते हम, सो वी हैव टू कीप 1/1। ओके, बाद में लेट्स चेक 10, 1/10 प्लस दिस, 1/9 माइनस 1/10 करेंगे, इंटीजर वैल्यू नहीं आती, सो ये गलत हो गया। 11, 1/b इक्वल्स टू 1/9 माइनस 1/11, तो 99। आई विल ट्राई टू टेक इट सच दैट 1/9 माइनस 1/11, सो 99, और ऊपर कितना आ जाएगा? 11 9 2, 2/99 नॉट एन इंटीजर वैल्यू, खत्म। बाद में 12, 12 में क्या आ जाएगा? 9 माइनस 12, 1/9 माइनस 1/12, 108, 3/108, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमें b की वैल्यू आएगी विच इज 36, तो ये आ रहा है 36। 13, 9 13 सेम, 9 13 117, 117 ऊपर आ जाएगा 4, नॉट आर आंसर, 4 नहीं आ रहा है, मतलब इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये वाला कैंसिल। सेम विथ 14, 14 इंटू 9 126, 126 और ऊपर आ जाएगा 5, नॉट डिविजिबल। 5, 9 इंटू 5 135, 135 और ऊपर आ जाएगा 6, नॉट डिविजिबल, नॉट इंटीजर। 16, 9 16 ऊपर आ जाएगा 7, नॉट डिविजिबल। 17, 17 की वैल्यू ले लेते हैं, तो 17 9 153, 153 और ऊपर आ जाएगा 17 माइनस 9 दैट इज 8, नॉट डिविजिबल। और 18 के टाइम पे मैंने ऑलरेडी देख लिया दैट वैल्यू 18 आ रही थी, दिस इज समथिंग दैट आई हैव गॉटन ऑलरेडी। So based on this, we realized that there are only 3 pairs that we can take. एक आ जाता है जब a की वैल्यू 9 आती है, एक आ जाता है जब a की वैल्यू 12 आ जाती है, और एक जब a की वैल्यू 18 आ जाती है, जब ये पूरा इक्वेशन कंफर्टेबली एक्सप्लेन हो सकता है और सही आता है और इंटीजर वैल्यूज आती है। This makes you the 99 percentiler for all 3 sections if CAT 23 is like CAT 17. I know थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, but trust me, this was important. And I hope you guys liked the video. If you did, then please actually like the video and comment on the video what do you feel about it. And keep following CAT 75 by Crack Every Test. Bye everyone.